तो हेलो एवरीवन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है सैलरी का। ठीक है। एंड हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को शुरू कर दिया था। ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को शुरू कर दिया था। हमने देखा था कि 5 पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है जी। 5 में से हम लोगों ने 2 कर लिए हैं, एक पेंशन कर लिया है और एक ग्रेचुटी कर लिया है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार पेंशन का। ठीक है, पेंशन में हमने देखा था कि पेंशन या तो एम्प्लॉय को मिलती है या उसके फैमिली मेंबर को मिलती है। अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो एम्प्लॉय की इनकम है किस हेड में आती है? सैलरी हेड में आती है। अगर फैमिली मेंबर को मिलती है तो फैमिली मेंबर की इनकम है किस हेड में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आती है। ठीक है। अगर फैमिली मेंबर को मिलती है तो 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, इतनी एग्जामेशन मिल जाती है। ठीक है, इतनी एग्जामेशन नहीं बोलेंगे, इतनी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 57। ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जामेशन। ठीक है, डिडक्शन और एग्जामेशन में डिफरेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। एग्जामेशन क्या चीज़ होती है ये हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो हमने देखा था कि पेंशन का नॉर्मली जो नेचर है वो क्या होता है? पर मंथ। ठीक है, पर मंथ मिलती है और उस पेंशन को हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। पर मंथ पेंशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, हर एक के हैंड में फुल्ली टैक्सेबल होती है। कम्यूटेड पेंशन लमसम पेंशन होती है। अगर एम्प्लॉयज चाहें, ठीक है, तो कुछ पोर्शन ऑफ पेंशन इकट्ठा ले सकते हैं। कुछ पोर्शन, सारा का सारा इकट्ठा नहीं ले सकते, कुछ कुछ पोर्शन ऑफ पेंशन लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर वो विड्रॉ करते हैं कुछ लमसम पोर्शन, तो क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होता है? आंसर इज नो, दैट इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। उसमें आपको अगेन कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है। कितनी एग्जेम्पशन मिलती है? अगर तो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्पशन हो जाता है। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती तो हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्पशन हो जाता है। अच्छा, जो लमसम पैसा मिलता है पेंशन का, उसकी एग्जेम्पशन जो मिलती है 1/3 और हाफ, ये किसको मिलती है? अदर एम्प्लॉय को। और अगर ये लमसम पैसा किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके हैंड्स में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, नथिंग इज टैक्सेबल। तो हमने पेंशन की कहानी पढ़ ली। फिर हमने लास्ट क्लास में ग्रेचुटी को समझा था कि ग्रेचुटी क्या होती है। जैसे पेंशन का जो नेचर है वो होता है पर मंथ, लेकिन कुछ केसेस में हम उसको लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी सारा पैसा नहीं, कुछ पैसा। ठीक है ना। बट ग्रेचुटी का जो नेचर है इट इज लमसम, यानी कि जैसे ही रिटायरमेंट होती है एम्प्लॉय की या एम्प्लॉय की डेथ होती है या फिर वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है, 5 साल की जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के जाता है, तो कंपनी उसको एक मोटा पैसा देती है, लमसम में पैसा देती है और उस पैसे को ग्रेचुटी बोला जाता है। ठीक है ना। इट इज द पेमेंट मेड बाय कंपनी टू एन एम्प्लॉय इन अप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। इट इज जनरली पेड एट द टाइम ऑफ cessation ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रेचुटी इज पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड continuous सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 5 years. However, limit of 5 years is not applicable in case of death and disablement. अगर एम्प्लॉय 5 साल काम नहीं कर पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो गई है, वो डिसेबल हो गया, इन दैट केस उसको ग्रेचुटी मिलेगी। ठीक है। इन अदर केसेस उसको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है 5 साल से पहले, तो कंपनी उसको ग्रेचुटी के नाम पर कुछ भी नहीं देगी। ठीक है। अच्छा, ग्रेचुटी जो है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया कि सर या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, या ये उन एम्प्लॉयज़ को मिलेगी जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, या ये उन एम्प्लॉयज़ को मिलेगी जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है तो इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो हमने क्या देखा अब तक? हमने देखा कि पेंशन जो लमसम वाली होती है, कम्यूटेड पेंशन, एक वो और एक ग्रेचुटी, ये दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है। बट पेंशन जो पर मंथ वाली है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल। ग्रेचुटी जो है, ठीक है, अगर ये उस एम्प्लॉय को मिली है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो भी लोवेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीनों लिमिट्स हमें अच्छे से आते हैं। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, लास्ट ऑन सैलरी पर मंथ इंटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 6 month इज कंसिडर्ड एज फुल ईयर एंड 20 लाख। और अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो पहली और तीसरी तो बिल्कुल सेम है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड 20 लाख।
जो सेकेंड पॉइंट है इसमें 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आता है लास्ट ऑन सैलरी पर मंथ, तो यहाँ पे आता है एवरेज सैलरी पर मंथ। यहाँ पे आता है 15/26, तो यहाँ पे आता है 15/30। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेते हैं, यहाँ पे भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेते हैं, बट अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 6 मंथ है उसको फुल ईयर कंसिडर किया जाता है, बट यहाँ पे उसको इग्नोर किया जाता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने 21 ईयर 7 मंथ काम किया है तो इन दिस केस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 22 ईयर्स लेंगे, बट इस केस के अंदर हम उसको 21 ईयर्स ही लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट इज टू बी इग्नोर्ड, उसको किसी भी पर्पज के लिए कंसिडर नहीं करना। वो हम ऐसा सोचेंगे कि था ही नहीं, वो 7 महीने थे ही नहीं। किस केस में? इस केस में जहाँ पे वो अदर एम्प्लॉय होगा, जहाँ पे वो अदर एम्प्लॉय होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमें टोटली इग्नोर करना है। अच्छा, ये जो 3 डिफरेंसेस हैं अगर ये देखा जाए तो तीनों ही इसके फेवर में है। किसके फेवर में है? एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि लास्ट ऑन सैलरी पर मंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी पर मंथ। पहली चीज, अगर आप किसी भी अमाउंट को मल्टीप्लाई करो 15 से और डिवाइड करो 26 से, या फिर उसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करो 15 से और डिवाइड करो 30 से, तो हमें पता है कि ये वाला जो है ये ग्रेटर आएगा। दिस विल बी ग्रेटर, दिस फिगर विल बी ग्रेटर, क्योंकि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतना आंसर कम हो जाता है, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है उतना आंसर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे किसी भी चीज़ को तो आंसर कम आएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। तो अगेन 15/26 इज मोर बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ 15/30। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 6 मंथ यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, तो वो भी इसी के फेवर में है। तो जो तीनों डिफरेंसेस हैं वो तीनों सेकेंड पॉइंट के फेवर में होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट अदर एम्प्लॉय के सेकेंड पॉइंट के फेवर में नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो फेवर क्यों बोला मैंने, क्योंकि जितना बड़ा ये आंसर आएगा उतनी ज़्यादा एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ मैं, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट। जितना ज़्यादा सेकेंड पॉइंट आएगा उतनी ज़्यादा एग्जाम्पशन मुझे मिल सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पशन मिले, तो जितना बड़ा आंसर आएगा उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो सैलरी की डेफिनेशन है वो होती है बेसिक प्लस डीए, और यहाँ पे जो डीए है ये पूरा पूरा लिया जाता है, इसमें कोई भी आपको बाइफर्केशन नहीं करना। बट यहाँ पे जो सैलरी की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। किसी का माइक ऑन है भाई? ठीक है, यहाँ पे जो सैलरीज की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन के बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था और हमें दिख गया था कि सर ये जो चीज़ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इतना डीए है और इतना परसेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जब हम ये सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये वाली सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं, ये वाली सैलरी कहाँ यूज़ होती है? ये वाली सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ होती है एवरेज सैलरी पर मंथ। ये वाली सैलरी की डेफिनेशन कहाँ यूज़ होती है? लास्ट ऑन सैलरी पर मंथ में। ठीक है ना। तो जब हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं फॉर दिस पर्पस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम बेसिक लेते हैं, डीए लेते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन ऑन सेल लेते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट है कमीशन ऑन सेल के बारे में तो उसको इग्नोर कर दोगे। क्वेश्चन में बाई चांस डीए नहीं दिया उसको भी इग्नोर कर दोगे। बेसिक सैलरी तो हर क्वेश्चन में गिवन होगी ही होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता सैलरी का जिसमें बेसिक सैलरी ना गिवन हो, ये हर क्वेश्चन में गिवन होती है। आज तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा सैलरी का, ठीक है, जिसमें बेसिक सैलरी गिवन ही ना हो, ये हमेशा गिवन होती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है एग्जाम के अंदर कि आपके सामने क्वेश्चन आया है जिसमें डीए गिवन है, डीएनएस अलाउंस इज लेट्स से 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, जैसे लिखा होता है ना 50% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या 100% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, एकदम साइलेंट है। बस डीए 10,000 पर मंथ और क्वेश्चन छोड़ दिया, इसके आगे कंटिन्यू कर दिया क्वेश्चन। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि सर ये वाला जो डीए है ये हम फॉर दिस पर्पस, फॉर ये वाली सैलरी यहाँ पर कंसिडर करें या ना करें। ठीक है, देखो ये वाला जो डीए है यहाँ पे तो कंसिडर होगा, यहाँ पे तो कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक प्लस डीए आता है और कुछ नहीं आता। और मैंने आपको बोला था ये वाला डीए जो होता है ये पूरा का पूरा डीए होता है। इसमें आपको अगर क्वेश्चन में गिवन भी है ना कि डीए, लेट से क्वेश्चन में गिवन है 10,000 पर मंथ डीए डीएनएस अलाउंस, और लिखा हुआ है 60% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो फॉर दिस पर्पस
आप पूरा 10,000 पर मंथ ही लोगे, ना कि 6,000, ना कि 6,000। और अगर यही सेम चीज़ इस वाले क्वेश्चन में आती तो आप 6,000 पर मंथ लेते सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे डीए पूरा पूरा नहीं लेना, कितना लेना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि इस केस में कितना है 60% ऑफ 10,000। बट अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ 10,000 पर मंथ लिखा है, तो यहाँ पर तो 10,000 पर मंथ आ जाएगा पूरा पूरा। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो सर यहाँ पे भी पूरा 10,000 पर मंथ ले लो, ये अज्यूम करके कि 100% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर यहाँ पे जीरो ले लो, ये सोच करके, ये अज्यूम कर करके कि नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये दो ही ऑप्शन आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन हम कंसिडर करें, ठीक है ना। तो अगर डीए के आगे कुछ भी नहीं लिखा एग्जाम में, एकदम साइलेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे कि नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ डीए के मैंने 10,000 पर मंथ, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो हम उसको इस केस में, इस वाली सैलरी की केस में जीरो लेंगे, ठीक है। कौन से केस में, अदर एम्प्लॉय के केस में, जहां पे एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इस केस में डीए को जीरो लेंगे, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है डी के आगे तो कमीशन ऑन सेल अगर क्वेश्चन में है तो ले लो, नहीं है तो इग्नोर कर दो। हमने देखा था कि एवरेज सैलरी जो पर मंथ निकालनी है, हमें एवरेज सैलरी पर मंथ निकालनी है, ये हमें जिस महीने में इवेंट अकर हुआ है, इवेंट यानी कि क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है एम्प्लॉय की, इवेंट जो है वो डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, इवेंट जो है वो रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, इवेंट जो है वो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, यानी कि कंपनी से जॉब छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉय, ठीक है। जिस भी महीने में इवेंट होता है उस महीने को तो छोड़ दो, उससे प्रीसीडिंग 10 महीने, पिछले 10 महीने, आप उन 10 महीने की सैलरी ऐड करोगे और उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, तो आपकी एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी। वो ये नोट बोल रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, एवरेज सैलरी निकालने से रिलेटेड अभी तक नहीं किया, आज की क्लास में करेंगे, ठीक है ना, आज की क्लास में करेंगे। आओ जी आओ, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट्स आते हैं, ठीक है, लीव सैलरी, ठीक है, क्या नाम है इसका, लीव सैलरी, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 3 पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ना, कौन कौन से, पेंशन, ग्रेचुटी और लीव सैलरी, इन तीनों में से एनी 2 100% एग्जाम में आएंगे, 100% इन एग्जाम, इन तीनों में से एनी 2, ठीक है। हो सकता है तीनों भी आ जाए, हो सकता है कि एक भी आ जाए, जनरली क्या होता है इन तीनों में से 2 तो आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मतलब मान के चलो 99% केसेस में ये इन तीनों में से कोई 2 तो आते ही आते हैं, और इन तीनों में से एक तो 100% आएगा, इन तीनों में से एक तो 100% आएगा, इन तीनों में से कोई 2 99% आ सकते हैं, और इन तीनों में से कोई तीनों, मतलब तीनों में से तीनों, यानी तीनों ही एग्जाम में आ जाए, इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सैलरी का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर तीनों आ गए तो, ठीक है ना। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर सिर्फ पेंशन और ग्रेचुटी था, उसी में हमको कितना टाइम लग गया था। अगर लीव सैलरी भी डाल दिया तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए तीनों के आने के थोड़े कम चांसेस हैं, 2 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एक तो 100% आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सैलरी का क्वेश्चन आए और उसमें पेंशन, ग्रेचुटी, लीव सैलरी के जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, लीव सैलरी होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं पहले। इट इज़ अ पेमेंट मेड बाय कंपनी फॉर नॉट टेकिंग लीव इवन दो द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू टेक सच लीव। मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि मयंक जी आपको कंपनी में आना है, ठीक है, और आपको हम 50,000 पर मंथ सैलरी देंगे, 50,000 पर मंथ सैलरी देंगे। कंपनी ने बोला कि मयंक जी हमारी कंपनी की सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है, इन दिनों में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस पब्लिक डे पे आप पब्लिक हॉलीडेज़ पर आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जन्माष्टमी की पब्लिक हॉलीडे होती है, दिवाली, होली, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन दिन पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, इन दिन आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पब्लिक हॉलीडेज़ पर नहीं आओगे और सैटरडे संडे नहीं आओगे तो हम आपकी कोई सैलरी में डिडक्शन नहीं करेंगे, कोई भी सैलरी में डिडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो छुट्टियां हैं ये सभी एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो कुछ कंपनीज सिर्फ संडे की छुट्टी देती है, सैटरडे की नहीं देती, तो उन कंपनी की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट रहती है, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि मेरी कंपनी ऐसी है जो सैटरडे संडे ऑफ देती है, प्लस पब्लिक हॉलीडेज़ पे ऑफ देती है, और बोलते हैं कि हम आपको 50,000 रुपये महीने देंगे।
अच्छा, कंपनी ने ये भी बोला मुझे कि मयंक जी आपको इन छुट्टियों के अलावा, सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज के अलावा, हम साल में 40 डेज की लीव देंगे। कई बार क्या होता है कि आप बीमार हो सकते हो, आपके फैमिली में कोई शादी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपको कंपनी में हो सकता है छुट्टियां चाहिए, तो हम आपको एडिशनल 40 डेज की छुट्टियां दे रहे हैं। और अगर आप ये 40 डेज की छुट्टियां भी लोगे तब भी हम आपका कोई पैसा नहीं काटेंगे, तब भी हम आपको पूरा 50,000 रुपये महीना देंगे ही देंगे। तो लेट से जनवरी का महीना था, ठीक है, इस महीने में मैंने एडिशनल सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज के अलावा मैंने एडिशनल 3 दिन की छुट्टी ले ली, ठीक है, 3 दिन की, 3 डेज की छुट्टी ले ली मैंने, ठीक है, और वो 3 दिन की छुट्टी मैंने आउट ऑफ 40 डेज ली है, आउट ऑफ 40 डेज। तो क्या जनवरी के महीने में मेरी कोई सैलरी कटेगी? आंसर इज नो, मेरी कोई भी सैलरी नहीं कटेगी, क्योंकि मैं जनवरी के महीने में सैटरडे संडे तो गया ही नहीं। जनवरी में 26 जैन भी आता है जो पब्लिक हॉलीडे होता है, मैं इस दिन भी ऑफिस नहीं गया, मैं सैटरडे संडे भी ऑफिस नहीं गया, और मैं 3 दिन और एक्स्ट्रा ऑफिस नहीं गया, और ये 3 दिन जो है आउट ऑफ 40 डेज थे, ठीक है ना। तो कंपनी मेरी कोई भी सैलरी नहीं काटेगी, यानी कि कंपनी मुझको एडिशनल छुट्टियां भी देती हैं, हर कंपनी देती है, ठीक है। कुछ कंपनी 40 डेज़ की भी दे सकती हैं, कुछ कंपनी 30 डेज़ की दे सकती हैं, कुछ कंपनी 20 डेज़ की दे सकती हैं, कुछ कंपनी एक साल में 15 दिन की दे सकती हैं। अच्छा, 40 डेज़ एक साल की हैं, एक महीने की नहीं है। एक साल की कॉमन सेंस से एक महीने की होती तो भैया पूरे महीने ही मत जाओ, 40 दिन की छुट्टियां मिली हुई हैं और हर महीने 40 छुट्टियां ले सकते हो, तो ये तो कोई ऑफिस ही नहीं जाएगा। तो ये जो छुट्टियां हैं ये पर एनम होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन 40 डेज़, जो ये 40 डेज़ थे, इन दिन भी ऑफिस चला गया, यानी कि मैंने कंपनी को बोला कि आपने जो मुझे फैसिलिटी दी है 40 डेज़ एक्स्ट्रा छुट्टियों की, ये मैं नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँ और मैं काम करूँ। घर पे रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं 40 डेज़ भी ऑफिस आना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। तो अब आप मुझे बताओगे चैट में लिखकर कि क्या कंपनी एडिशनल इन छुट्टियों का, जो छुट्टियां मैंने अवेल नहीं करी, ठीक है, जो छुट्टियां मैंने अवेल नहीं करी, क्या कहते हैं इनको? अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड लीव, यानी जो छुट्टियां मैं ले सकता था बट मैंने अवेल नहीं करी, अनअवेल्ड लीव। अगर मैं इन 40 दिन भी ऑफिस चला गया, इन 40 दिन भी ऑफिस चला गया जो मुझको एक्स्ट्रा छुट्टियां मिली थी, तो क्या कंपनी मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे करेगी या फिर 50,000 पर मंथ ही मुझे सैलरी देती रहेगी? जल्दी से बताओ, क्या लगता है आपको? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर्स का। ऋतिक ने बताया, ममता ने बताया, आरती ने बताया पे करेगी, मिताली भी बोल रहे हैं, कनव भी बोल रहे हैं। गुड। देखो लॉजिकल बात है, पार्टी करेगी, अच्छा। देखो लॉजिकल बात है, कंपनी जब मेरी सैलरी डिसाइड करती है ना, तो वो ये सोच के डिसाइड करती है कि भाई ये बंदा जो है ये सैटरडे संडे को नहीं आएगा, ये पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दिन तो ऑफिस ही बंद होता है, आके भी क्या कर लेगा, झाड़ू पोछा थोड़ी ना करेगा, जैसे हम स्कूल में नहीं बोलते थे, ठीक है। कभी कभी होता था फ्राइडे को बोल देते थे कि ये वाला लेक्चर होगा, ये वाली बुक लेके जानी है, इसको होमवर्क कल करके लाना है। और कल छुट्टी होती थी सैटरडे को, तो बच्चे बोलते थे कल क्या करने आएगा स्कूल? झाड़ू पोछा करने आएगा, ठीक है ना। तो वही, क्या सैटरडे संडे को तो ऑफिस बंद होता है, तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, जा ही नहीं सकते। बट कंपनी ये भी सोचती है कि भाई ये जो 40 दिन की भी मैं छुट्टियां दे रही हूँ ना, ये एम्प्लॉय अवेल करेगा, ये एम्प्लॉय अवेल करेगा। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कंपनी मुझे 50,000 पर मंथ की सैलरी देती है। क्या कंसिडर करती है कि ये सैटरडे संडे वाले दिन नहीं आएगा, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन नहीं आएगा, और ये 40 दिन भी नहीं आएगा जो मैंने इसको एक्स्ट्रा छुट्टियां दी हैं, ये इसको अवेल करेगा। अब अगर मैं 40 दिन चला गया, अच्छा ये जो 40 डेज है इन दिन तो ऑफिस खुला होगा, इन दिन तो ऑफिस खुला होगा, क्योंकि ना ही पब्लिक हॉलीडेज होंगी ना ही सैटरडे संडे होगा, इन दिन तो ऑफिस खुला होगा। अब अगर मैं इन दिन भी ऑफिस चला गया काम करने, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इस बंदे ने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं, हमने उसकी सैलरी 50,000 पर मंथ ये सोच के दी थी कि इन दिन नहीं आएगा, बट ये फिर भी इन दिन आ रहा है, तो इसको हम पे करेंगे फॉर दीज डेज। तो उसको बोलते हैं पेड लीव। आपने सुना भी होगा कभी कभी पेड लीव। पेड लीव यानी कि वो छुट्टियां जो मैं अवेल कर सकता था बट मैंने अवेल नहीं करी और कंपनी ने मुझको उसका पैसा दे दिया, पेड लीव। तो इस चीज़ का मुझको पैसा मिल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मिलना भी चाहिए। अगर कंपनी ने बोल दिया कि भाई 40 दिन आओ या ना आओ, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे,
तो कोई जाएगा क्या? कोई भी नहीं जाएगा, बोलेगा क्या फालतू में ऑफिस जाके करना, भाई जब जाऊंगा तो भी पैसा नहीं मिलेगा, नहीं जाऊंगा तब भी पैसा नहीं मिलेगा, इट्स बेटर कि ना जाऊं, ठीक है, घर पे आराम कर लूं, ठीक है ना। तो आपको इन इन दिनों की पेमेंट मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं पेड लीव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना एक एक करके। अगर तो मैं इन पेड लीव्स का पैसा कंपनी से पर एनम बेसिस पे ले लेता हूँ कि साल खत्म हुआ, मैंने कंपनी को बोला कि कंपनी देखो, तुमने मुझे 40 दिन की छुट्टियां दी थी, मैंने सिर्फ 10 दिन की छुट्टियां अवेल करी है, 30 दिन में ऑफिस आया हूँ इस साल, तो उसका पैसा मुझे दे दो। और कंपनी दे भी देगी, कंपनी मना नहीं करेगी आपको, कंपनी दे भी देगी। बट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एनी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इफ अवेल्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस शैल बी फुल्ली टैक्सेबल, हमने पढ़ा है। यानी कि अगर मैं हर साल के बेसिस पर इन पेड लीव्स को इनकैश करा लेता हूँ, इनकैश यानी कि इनका पैसा ले लेता हूँ कंपनी से, तो कंपनी बोलेगी कि भाई हम पैसा तो दे देते हैं आपको, बट आपको इसका कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगी। आपकी ये पेड लीव्स जो पर एनम बेसिस पे हमसे ले रहे हो, हम तो दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आज नहीं तो कल देना ही देना है आपको, बट ये याद रखना कि आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, आपको कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है ना। हम बोलेंगे भाई क्यों नहीं मिलेगी, तो कंपनी बोलेगी क्योंकि इनकम टैक्स लॉ बोलता है, इनकम टैक्स लॉ बोलता है। कहाँ बोलता है? हमने पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ बोलता है, एनी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस शैल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो इनकम टैक्स को सुनेंगे, भाई इनकम टैक्स बोलता है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस लॉ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज द पेमेंट मेड बाय कंपनी फॉर नॉट टेकिंग लीव इवन दो द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू टेक सच लीव। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 60 days लीव इन अ ईयर, but he avails only 20 days during the year. He may get the leave of 40-day encashed, but in most cases the employee is entitled to accumulate his unavailed leave, and encashment of such unavailed leave is done only at the time of retirement, resignation or death. क्या लिखने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे लॉ? वो बोल रहा है कि जितनी भी अनअवेल्ड लीव होती हैं इनको हम इनकैश करा सकते हैं, बट जनरली एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो इनको ईयरली बेसिस पर इनकैश नहीं कराते, वो इसको एक्यूमुलेट होने देते हैं, हर साल एक्यूमुलेट होने देते हैं, ठीक है। और जब वो जॉब छोड़ के जाते हैं या उनकी रिटायरमेंट होती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी सर्विस में उनने जितने भी साल कंपनी में काम किया है, 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल जितने भी साल काम किया है, इन सालों की जितनी भी एक्यूमुलेटेड अनअवेल्ड लीव्स हो गई हैं, इन सभी का पैसा इकट्ठा कंपनी उसको दे देती है। कब दे देती है? जब वो जॉब छोड़ के जाता है या फिर जब रिटायरमेंट होती है या फिर जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, इकट्ठा वो पैसा दे देती है। और तभी हम एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन देंगे लीव सैलरी की, तभी इनकम टैक्स बोलता है कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। यानी कि लीव सैलरी इज अ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, और आपको इसमें एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर आप सारा का सारा अनअवेल्ड लीव का इनकैशमेंट कब कराते हो, आइदर एट द टाइम ऑफ लीविंग जॉब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर एम्प्लॉय की डेथ के वक्त, ठीक है, तब एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। बट अगर कोई एम्प्लॉय इसको ड्यूरिंग अ ईयर इनकैश कराता रहे, या हर 2 साल बाद इनकैश करा रहा है, हर 3 साल बाद इनकैश करा रहा है, सर्विस में है फिर भी इनकैश करा रहा है, तो नथिंग इज एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी जल्दी बता दें सब एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए, इज एवरीथिंग क्लियर? मैं वेट कर रहा हूँ सभी के। यस सर, क्लियर। अभी हमने ना लीव सैलरी की बस छोटी सी बातें करी हैं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि लीव सैलरी होता क्या है और कब ये एग्जेम्प्ट होता है, कब ये एग्जेम्प्ट नहीं होता, बट अभी हम इन डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर गए नहीं है अभी तक, ठीक है, कि कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, ये सब हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो अभी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, अभी पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ना है। तो अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है जी। तो देखो लीव सैलरी जो है ये आफ्टर रिटायरमेंट या लिविंग जॉब, आफ्टर रिटायरमेंट या लिविंग जॉब लेते हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, सारा का सारा पैसा एग्जाम्प्ट, अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो एग्जाम्पशन मिलेगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगर लीव सैलरी
ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस ले ली तो टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़, तो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरे के पूरे अमाउंट को आप सैलरी में ऐड कर दोगे एज इट इज़ और उस पर स्लैब रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, स्लैब रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, यानी आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला फिर। ठीक है, अगर ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस ले ले तो हमारे एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, अदर एम्प्लॉय वाला केस रेलेवेंट है। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, इसके आने के भी बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो भैया सैलरी में ऐड ही नहीं करना, और अगर ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर्विस मिली है तो जितनी मिली है पूरी सैलरी में ऐड कर देनी है। ठीक है ना, तो ये दोनों केसेस जो है एक्सट्रीम केसेस हैं, एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो आता है वो अदर एम्प्लॉय का केस आता है। क्या केस है कि लीव सैलरी मिली है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग जॉब, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं जो हूँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, ओके जी, 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ की एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 10, एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 10। ठीक है, तो 10 महीने की एवरेज सैलरी। पीरियड ऑफ अर्नड लीव्स इन नंबर ऑफ मंथ इंटू एवरेज सैलरी, पीरियड ऑफ अर्नड लीव्स, कितनी छुट्टियां मैंने अवेल, कितनी छुट्टियां मैंने अवेल नहीं करी, अनअवेल्ड लीव्स, क्या कहते हैं, अनअवेल्ड। अच्छा, आप लोग है ना कंफ्यूज हो सकते हो अवेल्ड लीव्स में और अनअवेल्ड लीव्स में, कंफ्यूज हो सकते हो कि सर अवेल्ड लीव्स क्या होता है और अनअवेल्ड लीव्स क्या होता है, हमें किस चीज़ का पैसा मिलता है, अवेल्ड लीव्स का या अनअवेल्ड लीव्स का। अवेल्ड लीव्स का मतलब क्या है कि जो छुट्टियां मैंने अवेल कर ली यानी कि मैं ऑफिस नहीं गया, जो छुट्टियां मैंने अवेल कर ली यानी कि मैं ऑफिस नहीं गया, क्या कंपनी मुझे अवेल्ड लीव्स का पैसा देगी, आंसर इज नो, नहीं देगी। बोलेगी तो छुट्टियां तुमको 40 दिन की छुट्टी हमने दी थी, तुमने ले भी ली, इसका तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा भाई। तो हमें पैसा किस चीज़ का मिलता है, अनअवेल्ड लीव का मिलता है, जो लीव मुझे मिली थी बट मैंने अवेल नहीं करी, मैं ऑफिस चला गया उन दिन भी। ठीक है ना, अनअवेल्ड लीव का पैसा मिलता है। तो ये मुझे पीरियड ऑफ अर्नड लीव है ना, ये यही अनअवेल्ड लीव होती हैं, बट ये मुझे चाहिए इन नंबर ऑफ मंथ, इन नंबर ऑफ मंथ। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ में, सिंपल सा लॉजिक है। लेट से कंपनी 40 दिन की छुट्टियां अलाउ करती है पर एनम, और मेरी एक टेंडेंसी थी कि मैं हर साल 10 दिन की छुट्टियां अवेल कर लेता था, अवेल, अवेल यानी कि 30 डेज की अनअवेल्ड। और मैंने कंपनी में काम किया है लेट से 10 साल, 10 ईयर्स, तो मेरे पास टोटल अनअवेल्ड लीव कितनी हो गई, एक साल की 30, तो 10 सालों की 300 डेज की, 300 डेज की, ये मेरे पास अनअवेल्ड लीव है। मुझे अनअवेल्ड लीव कितने मंथ में चाहिए, नंबर ऑफ मंथ, तो मैं क्या करूँगा, उसको 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 मंथ्स आ जाएगा, 10 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मंथ्स आ गए इस तरीके से, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, तो ये थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा, और आखिरी है 3 लाख रुपए। इन तीनों में जो भी लोएस्ट होगा उसकी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि लीव सैलरी के केस में जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है दैट इज 3 लाख रुपीज़, दैट इज 3 लाख रुपीज़। अगर मेरा अमाउंट रिसीव्ड और सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट 3 लाख से ज़्यादा है तो मेरा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लाख होगा, और मुझे इतनी ही एग्जेम्पशन मिल पाएगी, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिल सकती है, 3 लाख रुपए की मिल सकती है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया है, बट इसके अंदर 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों को इसमें एंड वक्त तक भी डाउट रहते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम क्लियरली समझा दूँ, कोई डाउट ना रहे। सैलरी की डेफिनेशन क्या है, सैलरी की डेफिनेशन वही सेम जो ग्रेचुटी वाली थी, अगर एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, क्या थी वहाँ पे डेफिनेशन, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल। अच्छा, जो सैलरी चैप्टर है ना, इसमें एक चीज़ बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, और वो पता है क्या है, ये सैलरी की छोटी छोटी वाली डेफिनेशन। अब जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे आगे चल के, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स के अंदर सैलरी की खुद की अलग छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब तक हम 3 पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी 3 पढ़ लिए, देखो, एक तो ये वाली सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी थी, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए। किस केस की थी, अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है वहाँ पर थी। फिर हमने दूसरी सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी, अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, क्या थी, बेसिक प्लस डे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल। और तीसरी हमने कौन सी सैलरी की डेफिनेशन पढ़ ली, जो ये है, अगेन सेम।
ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ अभी से बता देता हूँ, हम आगे चल के सैलरी की बहुत सारी डेफिनेशंस ये छोटी छोटी पढ़ने वाले हैं। हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे, उसकी खुद की सैलरी की डेफिनेशन होगी। जैसे हमने ग्रेचुटी पढ़ा, उसकी सैलरी की खुद की डेफिनेशन। हम लीव सैलरी पढ़ रहे हैं, उसकी ग्रेचुटी की उसकी सैलरी की खुद की डेफिनेशन। आगे चल के हम एचआरए पढ़ेंगे, उसकी भी सैलरी की खुद की एक छोटी अलग डेफिनेशन होगी। हम आरएफए पढ़ेंगे, उसकी अलग होगी। और आगे चल के बहुत जगह सैलरी की अलग अलग छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी। आप मान के चलो कि 90% जगह जो डेफिनेशन यूज होगी वो यही वाली होगी, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल। 10% जगह, 90% जगह ये डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, और 10% जगह पर जो डेफिनेशन है वो इसके अलावा कोई दूसरी होगी। ठीक है, दूसरी होगी, जैसे कि यहाँ पर थी दूसरी, ये 10% केस में फॉल करेगा, ये वाला। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या थी, बेसिक प्लस डीए, बस इतनी सी थी। ठीक है ना, तो आगे चल के मैं आपको क्लियर कर दूंगा, वैसे ही चीज़ इतनी टेंशन मत लो। ठीक है, एक समरी बना दूंगा, जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद एक समरी बना दूंगा, तो आपकी सारी चीज़ें इकट्ठी एक बार में क्लियर हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो सैलरी की डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच इवेंट अकर्स। ये भी सेम है ग्रेचुटी वाला। एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है, जिस महीने में एम्प्लॉय की डेथ हुई है, रिटायरमेंट हुई है, वो जॉब छोड़ के गया है, उस महीने को तो छोड़ दो, उसके पिछले 10 महीने की सैलरी ऐड करो और डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो हमारी एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, सैलरी जब हम कैलकुलेट करेंगे पिछले 10 महीने की, उसमें 3 चीज़ लेंगे, एक लेंगे बेसिक सैलरी, एक लेंगे डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और एक लेंगे कमीशन ऑन सेल। ठीक है, इन 3 चीज़ों को पिछले 10 महीने का हर एक महीने का ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी। ठीक है जी। एवरेज सैलरी का यूज़ कहाँ पे होगा, सेकेंड पॉइंट में भी हो रहा है, देखो एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 10, और थर्ड पॉइंट में भी हो रहा है, पीरियड ऑफ अर्न लीव इन नंबर ऑफ मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी का यूज़ दो बार हो रहा है। चलिए, आखिरी नोट और सबसे इंपॉर्टेंट नोट जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूंगा, पहले पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। पीरियड ऑफ अर्नड लीव्स इन पॉइंट 3 अबव इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डे लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। अब यहां पर जो है ना, गेम थोड़ा चेंज हो गया, गेम ऐसे चेंज हो गया कि देखो, जो लीव्स जो हैं, ठीक है, लीव्स की जो पॉलिसी है कि एक कंपनी कितनी लीव्स दे सकती है, एक कंपनी की खुद की पॉलिसी भी होती है और एक गवर्नमेंट की भी होती है। कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी उसी हिसाब से देगी। जैसे कंपनी की लेट से पॉलिसी थी कि वो हर साल 40 दिन की छुट्टियां देती है, या फिर 50 दिन की छुट्टियां देती है हर साल। और अगर एम्प्लॉयज़ जॉब पे जाता है, यानी वो कोई भी लीव को अवेल नहीं करता, सारी की सारी लीव अनअवेल्ड रहती हैं, ठीक है ना, तो कंपनी जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएगा, या जब उसकी डेथ होगी या रिटायरमेंट होगी, तो कंपनी अपने हिसाब से, अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से उसको पैसा देगी। ठीक है, अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉय को पैसा देगी। वो बोलेगी कि हमारी जो पॉलिसी है, हम आपको पेमेंट उसी हिसाब से करेंगे, टेंशन मत लो। बट गवर्नमेंट बोलती है कि जो लीव सैलरी है, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ और लिविंग जॉब ली जाए तो एग्जेम्पशन मिलती है। वो जो एग्जेम्पशन है वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होती है इन चारों में। और ये एग्जेम्पशन है ना, ये आपको कंपनी नहीं दे रही, ये एग्जेम्पशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है। कंपनी के हाथ में नहीं है ये चीज़, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में कि कितनी एग्जेम्पशन देनी है। ठीक है, इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो भी प्रोसेस अप्लाई हो रहे हैं, वो कंपनी ने नहीं बनाया, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया। तो ये जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट वाली चीज़ आ गई, ये किसके हाथ में, ये कंपनी के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि जब आप पीरियड ऑफ अर्नड लीव इन नंबर ऑफ मंथ निकालोगे, तो फॉर दिस पर्पज आप ये मान के चलोगे कि मैक्सिमम 30 डेज की लीव कंपनी देती है पर एनम। कंपनी भले ही प्रैक्टिकली 40, 50, 60 डेज दे रही हो, बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन, एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन, आप मैक्सिमम 30 डेज ही लेकर चलोगे। आप मैक्सिमम 30 डेज ही लेकर चलोगे, क्योंकि आप एग्जेम्पशन निकाल रहे हो, आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको इस पर्पस के लिए हमारे हिसाब से चलना है। आपको पेमेंट जो मिलेगी वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से मिलेगी कि आपको पेमेंट कितना मिलना है इस चीज़ का, बट एग्जेम्पशन हमारे हिसाब से मिलेगी। ठीक है ना, चीज़ क्लियर है। वैसे ये चीज़ आपको क्लियर होगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बट फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से, आप रिप्लाई कर दो मुझको, क्या इतनी बात क्लियर है अभी तक? जल्दी से बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का।
बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ओके, अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड। इन केस क्लियर नहीं भी है तो ये अभी क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा अच्छे से। और ठीक है, चलो जी, पहले एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और ये जो अपना लीव सैलरी का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा पक्का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी लोग, सभी लोगों को लिखना है। रजिस्टर ले लो, पेन ले लो जल्दी से। चलिए, पहले एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। एम एन एम्प्लॉई of ABC Private Limited, retires on 30th November 2019। ठीक है जी, रिटायर्स ऑन 30th November 2019। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, he received रुपीज 2,88,000। एक मिनट आप लोग होल्ड करना, एक बड़ी देर से कॉल आ रहा है, मैं उठा नहीं रहा हूँ। हेलो, यस। बंद नहीं है, आप अंदर चले जाइए। एक बार मैं क्या करता हूँ, सर को फ़ोन कर देता हूँ, सर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ओपन नहीं है, खुली हुई है। ठीक है, ठीक है, A34 के बाहर खड़े हैं ना आप? ठीक है, ओके, एक मिनट होल्ड करना आप लोग। हाँ जी, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव 2,88,000 एज लीव सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी। ठीक है, हमने डिस्कस कर लेते हैं एम्प्लॉयर कंपनी को कहते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। द फॉलोइंग information is provided to you, क्या इंफॉर्मेशन है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी लास्ट, इसको क्या कहते हैं? लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है,
लास्ट ड्रॉन सैलरी है 18,000 पर मंथ। फिर दिया है पीरियड ऑफ सर्विस, पीरियड ऑफ सर्विस 20 years एंड 8 months। अच्छा, लीव सैलरी के केस में हमें पीरियड ऑफ सर्विस का कोई यूज़ होता है क्या? जल्दी से सोचेंगे एक बार हम। ठीक है, पीरियड ऑफ सर्विस का कुछ यूज़ होता है क्या? अमाउंट रिसीव्ड निकालने के लिए यूज़ नहीं होगा। 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालने के लिए कोई यूज़ नहीं होगा। पीरियड ऑफ अर्न लीव इन नंबर ऑफ मंथ इनटू एवरेज सैलरी निकालने के लिए यूज़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर अगर कंपनी एक साल में 40 छुट्टियां देती हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि उसने कितने साल काम किया है, तो उसके पास टोटल कितनी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो गई होंगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन हमें दे दे ओवरऑल कि एम्प्लॉय के पास ओवरऑल इतनी छुट्टियां अनअवेल्ड हैं, तो हमें इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, तो हमें इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। बट अगर क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली नहीं देता, वो ये बोलता है कि एक साल में एम्प्लॉय को इतनी छुट्टियां अलाउ होती थी और वो हर साल इतनी इतनी छुट्टियां लेता था, और अब हमें निकालना है कि टोटल एक्यूमुलेटेड अनअवेल्ड लीव्स कितनी होंगी, तो हमें 20 ईयर का यूज़ करना पड़ेगा, 20 ईयर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, 8 मंथ का कोई काम है इस क्वेश्चन में? 8 मंथ्स का आंसर इज नो, कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ अर्न लीव इन पॉइंट 3 अबव इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ मैक्सिमम 30 डे लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस, एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें जो पार्ट ऑफ द ईयर होता है उसको इग्नोर करना होता है, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना होता है। ठीक है जी, यानी सिंपल सी बात है कि आपको 8 मंथ का कोई यूज़ नहीं करना, आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं, पार्ट ऑफ द ईयर टू बी इग्नोर्ड। ठीक है जी, तो पीरियड ऑफ सर्विस आपको दिया हुआ है। फिर आपको लीव इनकैशमेंट तो ऊपर ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में दोबारा देती है, इग्नोर कर दो। लीव अवेल्ड, अवेल्ड वाइल इन सर्विस, वाइल इन सर्विस, इसका क्या मतलब है? ये छुट्टियां उसने अवेल कर ली, इसका पैसा नहीं मिलेगा। कितनी है? 14 मंथ्स, 14 मंथ्स। अगला लिखा है बैलेंस अनअवेल्ड लीव्स, बैलेंस अनअवेल्ड लीव्स 16 मंथ्स, 16 महीने। ठीक है, फिर दिया हुआ है एवरेज सैलरी। ठीक है जी, 17,600, 17,600। ठीक है जी, और आखिरी चीज लीव इंटाइटलमेंट, लीव इंटाइटलमेंट 1.5 मंथ्स फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा ये लिखा होता है एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, और इसलिए हम कंप्लीटेड ईयर्स को ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 20 ईयर्स को ही कंसिडर करेंगे, 8 मंथ्स को कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। क्या करना है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, यानी आपको टैक्सेबल लीव सैलरी निकालनी है। बेसिकली क्या निकालना है? टैक्सेबल लीव सैलरी। ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूं, और लिख लो तो बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिख लिया? आगे बढ़े भाई, बता दो जी एक बार। आकाश ने बोला डन, यानी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बाकी भी एक बार बता दो। डन डन डन, चलो डन 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 आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, हमें पता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग,
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अभी तो आपको पता है क्वेश्चन इजी लगेगा क्योंकि मैंने थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन उठाया इसका। अगला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे सोचने में, इसमें इतने एफर्ट्स नहीं डालने, तो आप कर भी सकते हो मुझे लग रहा है। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना क्वेश्चन में गिवन है 2,88,000। ठीक है ना, हम चारों पॉइंट्स लिखेंगे, ये चारों पॉइंट्स। अमाउंट रिसीव्ड, 10 मंथ एवरेज सैलरी, पीरियड ऑफ अर्न लीव इन नंबर ऑफ मंथ इनटू एवरेज सैलरी एंड 3 लाख। ठीक है, इन चारों को हमें लिखना है। तो हमने सबसे पहले तो देखा कि भाई कितना पैसा मिला है। ही रिसीव 2,88,000 एज लीव सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो हमने 2,88,000 यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज होती है 10 मंथ एवरेज सैलरी, यानी 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। क्वेश्चन में वो गिवन है 17,600 एवरेज सैलरी गिवन है, निकाल के दी हुई है 17,600, तो 1,76,000 आ गया। अभी तक इन दोनों में लीस्ट जो है वो सेकंड वाला है, अभी तक को तो यही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला क्या होता है, पीरियड ऑफ अर्न लीव्स इन नंबर ऑफ मंथ इनटू एवरेज सैलरी। अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान सुनना। क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हो, बैलेंस अनअवेल्ड लीव्स 16 मंथ्स दिए हुए हैं, 16 महीने। तो आप पता क्या गलती कर देते हो, आप बोलते हो कि सर 16 इंटू 17,600। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों किया आपने, तो आप बोलते हो सर यहाँ पे तो लिखा था। ठीक है, पीरियड ऑफ अर्नड लीव्स का मतलब क्या होता है, अनअवेल्ड लीव्स। अर्नड लीव्स मतलब क्या होता है, अनअवेल्ड लीव्स इन नंबर ऑफ मंथ। सर वो क्वेश्चन में गिवन है 16 महीने, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। सर ये भी क्वेश्चन में गिवन है 17,600। सर दोनों चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई गलत है, क्योंकि थर्ड पॉइंट का एक नोट भी है। और नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि जब आप थर्ड पॉइंट की कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक साल की मैक्सिमम 30 डेज की छुट्टियां कंसिडर करनी है। एक साल की मैक्सिमम 30 डेज, यानी 1 ईयर का 1 मंथ कंसिडर करना है। 30 डेज को 1 मंथ कह सकते हो, 30 डेज को 1 मंथ कह सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि एक साल में मैक्सिमम एक महीने की छुट्टियों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, मैक्सिमम एक महीने के हिसाब से। कंपनी कितनी दे रही है, कंपनी दे रही है 1.5 मंथ लीव एंटाइटल, 1.5 मंथ फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। कंपनी कितना दे रही है, 1.5 महीने। और देखो क्वेश्चन यही चीज बोलना चाह रहा है। एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति ने 20 साल काम किया है और उसको हर साल 1.5 महीने की छुट्टी मिली है, तो देखा जाए तो उसको 20 सालों में 30 मंथ्स की छुट्टियां मिली हैं। 30 मंथ्स कैसे निकाला सर, 20 ईयर्स इंटू 1.5 मंथ्स, 30 मंथ्स की छुट्टियां मिली हैं। 30 का बाइफर्केशन ये दिया हुआ है कि 14 महीने की छुट्टियां अवेल कर ली और 16 महीने की अवेल नहीं की। गिवन है क्वेश्चन में ये चीज़, बाइफर्केशन। बट हमें क्या सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है कि एक साल की मैक्सिमम एक महीने की छुट्टी कंसिडर करोगे फॉर एग्जामिशन पर्पस। तो अगर एक साल की आप मैक्सिमम एक महीने की कंसिडर कर सकते हो, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप कितनी अवेल कर सकते थे छुट्टियां, मैक्सिमम 20 मंथ्स की, 20 मंथ्स। सर ये कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला सर, एक बार दोबारा बताओ। तो देखो, आपने 20 साल काम किया है तो 20 ईयर्स, और एक साल में मैक्सिमम 30 डेज अलाउड है, यानी 1 मंथ अलाउड है। तो 20 सालों में 20 महीने की अलाउड है। अच्छा, आपने कितनी छुट्टियां ले ली, सर 14 महीने की छुट्टियां ले ली हैं, 14 महीने की, यानी कि अनअवेल्ड लीव एज पर, अरे एज पर लिखना है, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी आ गई सर, बहुत सिंपल है, 20 मंथ की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है, और मैंने 14 महीने की अवेल कर ली है, 14 महीने की अवेल कर ली है। यानी सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे सिर्फ 6 मंथ की छुट्टियों पे एग्जामेशन मिल सकती है, 6 मंथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 16 की जगह 6 इंटू 17,600 करूँगा। ठीक है, 16 की जगह क्या करूँगा, 6 इंटू 17,600, 17,600 इंटू 6, यह आ गया 1,05,600। और आखिरी हमें पता है 3 लाख होता है, आखिरी तो हमें पता है 3 लाख होता है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ये है, तो टैक्सेबल लीव सैलरी,
टैक्सेबल लीव सैलरी कितनी आ गई, मिला कितना है सर 2,88,000, एग्जेम्प्ट कितना है सर 1,05,600, तो टैक्सेबल कितना हो गया माइनस 2,88,000, 1,82,400, 1,82,400, ये आ गया टैक्सेबल लीव सैलरी। मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन समझ आया हाँ या ना, फिर हम अपने एक लेवल बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन में। जल्दी से बता दो। 2 लोग टाइप कर रहे हैं भाई, ममता ने टाइप करके बोल दिया यस सर, आकाश ने बोल दिया यस सर, बाकी भी बता दो भाई। आरती ने बोला यस, सबसे आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी सर इसमें जो हमें लीव एंटाइटल 1.5 मंथ फॉर एवरी ईयर दिए, इसका क्या यूज तो कुछ नहीं हुआ इसका, तो इसका यूज़ देखो, इसका यूज़ इस क्वेश्चन में नहीं हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मंथ में ऑलरेडी दिया हुआ था हमने इसका। हाँ लेकिन ये देख लिया कि 1.5 मंथ का बाइफर्केशन क्या है, जैसे कि लिव एंटाइटलमेंट 1.5 मंथ फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस है और उसने 20 साल काम किया है, तो फिर 30 मंथ्स की छुट्टियाँ 20 सालों में ओवरऑल मिली हैं। ठीक है, 20 सालों में 30 महीने की छुट्टियाँ से ओवरऑल मिली हैं। 30 महीने की छुट्टी का उसने कैसे यूटिलाइजेशन किया है वो क्वेश्चन में गिवन है। 14 महीने की छुट्टी अवेल कर ली और 16 महीने की अवेल नहीं की, ये बाइफर्केशन अवेलेबल है। तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता ना, तब भी हम पता लगा लेते कि भाई कैसे ये 1.5 मंथ रहा होगा। ये नहीं भी गिवन होता तो कैसे निकालते हैं सर, 14 + 16 30 महीने होते हैं और उसने 20 साल काम किया है। ठीक है, यानी सिर्फ 20 साल में 30 मंथ की छुट्टियां मिली हैं, 30 महीने की छुट्टियां मिली हैं अवेल करने के लिए। यानी सर ऑब्वियस ही बात है 30/20 इज इक्वल टू 1.5 मंथ्स फॉर एवरी ईयर मिली होंगी। निकाल लेते हैं हम लोग इसको भी, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम ये वाली फिगर निकाल सकते हैं। ये नहीं भी गिवन होती तब भी हमारा काम चल जाता, ये तो दे दी अलग से अच्छी बात है, नहीं भी गिवन होती तब भी हमारा काम चल जाता। और हमें पता है कि एक साल में सरकार बोलती है कि जब एग्जामिशन कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम एक मंथ के हिसाब से करोगे, 1 मंथ। ठीक है, यानी आपको 1 महीने की छुट्टियां अवेल की गई हैं कंपनी की तरफ से। आपने छुट्टियां अवेल कितनी कर ली 20 सालों में, 14 महीने की। आपके पास थी कितनी 20 महीनों की। एक साल में 1 महीने की छुट्टी अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, और आपने 20 साल काम किया है तो 20 महीने आपके पास अवेलेबल थे। आपने 14 महीने अवेल कर ली, लीव्स अवेल कर ली, यानी आप ऑफिस नहीं गए, तो आपके पास 6 महीने ही तो बचे अनअवेल्ड लीव्स के, 6 महीने बचे। तो ये 6 महीने किसके हिसाब से आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आ रहे हैं। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 16 महीने क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, 16 महीने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बट हमें थर्ड पॉइंट में लिखा गया है नोट में कि हमें थर्ड पॉइंट में जब ये कैलकुलेशन करना है तो कंपनी के हिसाब से नहीं करना, ये गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से करना है, विच इज मैक्सिमम 30 डेज ड्यूरिंग अ ईयर, मैक्सिमम 30 डेज ड्यूरिंग अ ईयर। तो हमने 16 मंथ को इग्नोर कर दिया, हमने बोला 16 मंथ तो भाई हमारे किसी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो हमने 6 महीने निकाल लिया। ठीक है, तो 6 महीने के हिसाब से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया 6 × 17,600। समझ आ गया आपको। तो सर जब एम्प्लॉय को देते होंगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से देते हैं कंपनी के हिसाब से? मैं आपको बताया था, दोबारा क्लियर कर देता हूँ नमिता, कि कंपनी पेमेंट जो करती है एम्प्लॉय को वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से करती है, बट जब एग्जेम्पशन देने की बारी आती है कि भाई उसमें कितना एग्जेम्प्ट करना है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आता है। अब देखो इस सिचुएशन में क्या रहा, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 2,88,000 रुपीज़ बने होंगे 16 महीने के, 16 महीने के 2,88,000 बने होंगे, तो कंपनी ने पे तो आपको इतना ही किया है 2,88,000, वो कम पे नहीं करेगी। बट जब एग्जाम्शन निकालने की बारी आई तो हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंसिडर किया कि भैया मैक्सिमम इतना आपको एग्जाम्शन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको मिला कितना है 2,88,000, बट आपका टैक्स में माइनस कितना हो रहा है, एग्जाम्प्ट कितना हो रहा है 1,82,400, बाकी पे आप टैक्स पे कर रहे हो, बाकी पे आप टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर हमें इतना मिला होगा, हमें ये जो है 1,05,600 ये मिला होगा, बट ये मिला नहीं है, मिला हुआ तो वो 2,88,000 ही है जो कि 16 महीने के हिसाब से मिला है आपको। ठीक है ना, 1,05,600 एग्जेम्प्ट हो रहा है आपका, यानी इतने पे टैक्स नहीं देना है आपको, ये चीज़ होती है। समझ आ गया आपको अनुमिता? यस सर। ओके,
एक क्वेश्चन और करते हैं। सर हाँ सर आपने इसमें हमने ये देखा कि रिटायरमेंट और लीव करने पे हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पूरा हम देखते हैं, और अगर उसके टेन्योर में ही लेते हैं तो पूरा टैक्सेबल है। अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो क्या करेंगे जी सैलरी का? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अगर डेथ हो जाती है तो जाएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही। ठीक है, जाएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही। कोई भी चीज़, ये जितने भी चीज़ें हैं, अगर ये आफ्टर डेथ मिलती है ना, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती हैं। अब या तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं या कुछ टैक्सेबल होती हैं, बस इतना हो जाता है, जाती इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही है। ठीक है, अब जैसे कि किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर्स को लीव सैलरी मिली है, ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन अलाउ करने के बाद जो बचता है पैसा, वो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। सर यानी अगर क्वेश्चन में डेथ की बात में दिया हुआ है तो भी हम ये एग्जेप्शन चेक करेंगे? हाँ, ये एग्जाम्पशन चेक करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे, ना कि सैलरी के केस में, सैलरी हेड में। ओके सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं इसका। अभी ये जो क्वेश्चन था थोड़ा इजी था, जो मैंने आपको दिया ना, ये इजी क्वेश्चन था। इसका थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन लिखिए जी, क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये है बेस्ड ऑन पेंशन, ग्रेचुटी एंड लीव सैलरी। तो आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट साथ में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट साथ में रिवाइज हो जाएंगे। चलिए जी, लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि तीनों चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। एक्स वॉज एम्प्लॉयड विथ ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड। अच्छा, ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाता हूँ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये जो वर्ड होता है ना, ये मैंने अभी इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया, बट ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था कि नहीं था। ठीक है ना, इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था कि नहीं था। तो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। चलिए, एक्स वॉज एम्प्लॉयड विद ABC लिमिटेड, फुल स्टॉप। ही रिटायर्ड with effect from 1 February 2020 after completing a service of 24 years and 4 months. He submits the following information. अच्छा, जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना सैलरी का, तो मैं आपका टेस्ट लूँगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी चैप्टर दोनों का इकट्ठा। ठीक है ना, वैसे मैंने टारगेट बनाया था कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट कराऊँ और उसका टेस्ट लूँ, फिर एक चैप्टर कंप्लीट कराऊँ उसका टेस्ट लूँ, बट इस केस में हम क्या करते हैं, सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट ले लेंगे। ही सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके जी, क्या इंफॉर्मेशन है भाई? बेसिक सैलरी 25,000 per month at the time of retirement. At the time of retirement. Second, DA, dearness allowance, ठीक है ना, कितना है? 100% ऑफ बेसिक सैलरी, 100% ऑफ बेसिक सैलरी, 40% ऑफ विच
forms part of retirement benefit. Retirement benefits, ठीक है जी। फिर तीसरी चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट इंक्रीमेंट। अब हमारा एवरेज सैलरी निकालने का काम आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इंक्रीमेंट, ठीक है, ₹2500 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019, ठीक है जी। ये हो गया, इतना हम लोगों ने लिख लिया, आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी सारी फॉलोइंग बेसिक डिटेल्स हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा गया कि उसे कितनी पेंशन मिली है, कितनी ग्रेचुटी मिली है, कितनी लीव सैलरी मिली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो लिख लेते हैं, his pension was determined at rupees 15,000 per month, full stop. He got 50% of his pension commuted, 60% of his pension commuted on 1 March 2020 and received rupees 5 lakh as commuted pension, ओके जी। आगे क्या लिखा है, इन एडिशन he received a gratuity of rupees 6 lakh and leave encashment amounting to rupees 2,80,000, on account of accumulated leaves of 240 days, full stop. He was entitled to 40 days leave for every year of completed service, compute his gross salary for assessment year 2021, full stop। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी लगा लो। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो तो बता देना, मैं आगे समझाऊंगा फिर एक एक करके कैसे करना है।
ऋतिक ने लिख लिया। ज्योति ने डन, आकाश का डन, डन डनाडन, आरती का डन। तो सबका हो गया क्या? ममता इज टाइपिंग डन। चलिए, आई होप सब लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी बोला था थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो, सैलरी का जो क्वेश्चन आता है ना वो इससे भी बड़ा होता है वैसे तो। ये तो अभी आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, अभी आपने जस्ट शुरू ही किया है सैलरी चैप्टर। एग्जाम में से भी बड़ा क्वेश्चन आता है, बट ईजी होते हैं। आप लोग, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, गारंटी दे दी है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा सैलरी का जो आप लोगों से ना हो। ठीक है ना, इतने परफेक्ट हम लोग हो जाएंगे। चलिए, अभी है ना, मुझे आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करानी है। वो अभी ड्यू पड़ा हुआ है, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। उसके चैप्टर्स मैंने, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए थे ड्यू टू सम रीज़न। कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सोल्यूशन। हमारा मेन पर्पस क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर बेसिक सैलरी आता है, फिर डीए आएगा, डी के बाद क्या आएगा? पेंशन, पेंशन के बाद क्या आएगा? ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के बाद क्या आएगा? लीव सैलरी। लीव इनकैशमेंट बोल लो या लीव सैलरी बोल लो, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में इसके अलावा तो कुछ गिवन ही नहीं है, ये चीज़ें तो गिवन है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो बेसिक सैलरी गिवन है, डीए गिवन है, और इसके अलावा ये 3 चीज़ गिवन है और कुछ है ही नहीं। तो हमारा जो मेन फेयर पार्ट है उसमें सिर्फ ये चीज़ें आएंगी। इसमें से कुछ चीज़ें तो मैं अभी भी लिख सकता हूँ, कुछ चीज़ें अभी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मेरा पूरा साल है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो है वो असेसमेंट ईयर 2021 का है, यानी प्रीवियस ईयर 1920 हो गया, 1920। अच्छा, ये रिटायर कब हुआ है? ये रिटायर्ड हुआ है 1 फरवरी 2020 को, 1 फेब 2020। अच्छा, इसमें है ना एक इवेंट और है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, 1 मार्च 2020। और ये इवेंट क्या है? लमसम पेंशन रिसीव्ड, लमसम पेंशन। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार को, भूल ना जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो, ही गॉट 50% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड ऑन 1 मार्च 20। एक इवेंट और है, लास्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019। ठीक है, तो 4, 5, 6 ये आपके 3 मंथ्स हैं, यहाँ पर 3 महीने का गैप है। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये 7 महीने का गैप है। ये 1 महीने का गैप है, ठीक है, पूरा फरवरी, और 1 महीने का गैप है पूरा मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च। तो 7 + 3 10 + 1 11 + 1 12, पूरे 12 महीने का बाइफर्केशन हो गया हमारा। ठीक है, इस दिन हमारा इंक्रीमेंट हुआ था 2500 रुपये पर मंथ। ठीक है, 2500 रुपये पर मंथ का इंक्रीमेंट हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि इसकी बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 25,000 पर मंथ है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर कब हुआ है? इस दिन, इस दिन रिटायर हो गया, ये खुश है इस दिन। ठीक है, रिटायर हो गया। इस दिन इसकी सैलरी कितनी थी? 25,000 पर मंथ। तो इट इज़ ऑब्वियस ही बात है, इट इज़ ऑब्वियस कि इस ड्यूरेशन में इसकी जो सैलरी रही है वो 25,000 पर मंथ रही है, और इस ड्यूरेशन में जो सैलरी रही है वो 22,500 पर मंथ रही है। ठीक है, क्योंकि 25 को इंक्रीमेंट होगा तभी तो 25,000 होगी। यानी कि अगर मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना है, मुझे इंक्रीमेंट से पहले की सैलरी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? अभी कितनी सैलरी मिल रही थी माइनस इंक्रीमेंट, तो मुझे उससे पहले की सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन सेंस है, मैथमेटिक्स है, इसके अंदर बेसिक कॉमन सेंस है बेसिकली। ठीक है,
तो इसमें भी कुछ ज़्यादा हाई फाई चीज़ है नहीं। तो ये सारी जो डिटेल्स है मैंने लिख ली है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे बेसिक सैलरी अगर यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। मुझे बेसिक सैलरी अगर यहाँ पे लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं बोलूँगा कि सर 3 महीने की तो 22,500 प्लस 7 महीने की 25,000, 7 महीने की 25,000, ये आएगी। इन 7 महीने 25,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पे 2,500 का इंक्रीमेंट हुआ है बीच में, और 3 महीने की 22,500, ये मेरी बेसिक सैलरी है। मैंने ये ड्यूरेशन कवर नहीं किया, और उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ये रिटायर हो चुका है, इस दिन ये रिटायर हो गया था। तो रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी मिलती नहीं है, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है? पेंशन मिलती है, ठीक है ना। तो इस ड्यूरेशन में इसको सैलरी नहीं मिली होगी, ऑब्वियस बट ऑब्वियस। आइए जी इसको कैलकुलेट कर लें। अच्छा, जितनी ये बेसिक सैलरी है उतना ही मैं डीए लिख दूंगा, क्योंकि डीए कितना मिल रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीए इज 100% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है ना। तो जितनी मेरी बेसिक सैलरी आएगी उतना ही मैं डीए लिख दूंगा, मुझे उसको अलग से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए जी कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर खोल रहा हूँ मैं अपना। 25,000 इंटू 7 1,75,000 होता है, और 22,500 इंटू 3 67,500 प्लस 1,75,000, 242,500, 2,42,500। तो इसको भी मैं 2,42,500 लिख देता हूँ, क्योंकि डीए कितना है? 100% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि पहले के 3 महीने मेरा 22,500 रहा होगा, और फिर जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ी तो डीए भी बढ़ गया होगा, सेम, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन इतना इतना तो हो गया है। अब मुझे पेंशन, ग्रेचुइटी और लीव सैलरी टैक्सेबल पोर्शन कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर देना है फिर, और मेरा आंसर आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो अब जो मेन काम है वो क्या है? ये वर्किंग नोट्स बनाना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो सैलरी चैप्टर है वो 99% क्या है? 99% क्या है? अमाउंट्स विच आर एडेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। याद है आपको ये चीज़? ये देखो दोबारा याद दिलाता हूँ, ये पढ़ो, याद करो इस चीज़ को। मैंने क्या बोला था कि सैलरी चैप्टर जो क्या है वो 99% क्या है? अमाउंट्स विच आर एडेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। इसी में सारा काम होता है हमारा। ये तो 1% ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। बेसिक सैलरी हो गई, डीएनएफ अलाउंस हो गया, ओवर टाइम कमीशन, रेम्यूनरेशन, एन्युटी, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो जितना क्वेश्चन में गिवन है भाई लिख दो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए से मैंने 1% बोला, ठीक है। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है, जितने भी वर्किंग नोट बनते हैं वो इसी में तो बनते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट करते वक्त, अलाउंसेस कैलकुलेट करते वक्त करोगे, परक्यूजिट्स कैलकुलेट करते वक्त करोगे, और प्रोविडेंट फंड जब पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है। चलिए जी आगे आ जाए। तो अब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन, ठीक है ना। तो मुझे पता है पेंशन के 2 हिस्से होते हैं, एक अनकम्यूटेड मंथली पेंशन, मंथली पेंशन, ठीक है, ये होती है फुल्ली टैक्सेबल, और एक होती है लमसम या फिर कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूंगा टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल वाली तो इजी है। कितना इजी है देखो, हमें पहले महीने कितने मिले होंगे? कितनी पेंशन मुझे अलाउड थी मिलना? ही वॉज द पेंशन वॉज डिटरमाइंड एट 15,000 पर मंथ। तो उसे जब ये रिटायर हुआ होगा, ठीक है ना, किस दिन? इस दिन 1 फरवरी को जब ये रिटायर हुआ होगा, तो उसे फरवरी के महीने की कितनी पेंशन मिली होगी? 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। बट हुआ क्या, इसने 1 मार्च को कुछ पोर्शन ऑफ पेंशन लमसम विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उसे मार्च के महीने की जो पेंशन है वो 15,000 तो नहीं मिलेगी। कितना पैसा इसने निकाल लिया? 50% पैसा निकाल लिया। तो बचा कितना? 50%। बचा कितना? 50%। तो अगले महीने 7,500 मिलेगी। 15,000 का 50%। हमें याद है ये चीज़,
कितना आ गया 22,500, ठीक है ना। मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होती है 22,500। कम्यूटेड पेंशन जो है इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालना है और मेरी यहाँ पे टैक्सेबल पेंशन आ जाएगी, ठीक है ना, टैक्सेबल पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन का हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट पेंशन निकालेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मुझे फुल वैल्यू ऑफ पेंशन भी नहीं पता, अब मैं क्या करता हूँ, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन निकाल लेता हूँ। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, इसे कितना पैसा मिला है सर जी, इसको मिला है 5 लाख रुपए। ही गॉट 50% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड ऑन 1 मार्च 20 एंड रिसीव्ड रुपीज 5 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। सर इसे मिला है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख डिवाइड बाय 50% कितना आ गया 10 लाख। यहां पे कर दो इंटू 10 लाख, क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 10 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना आ गया 333, ठीक है ना। ये आ गया एग्जेम्प्ट पेंशन। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड यानी कि 5 लाख माइनस एग्जेम्प्ट यानी 333, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। तो कितना आ जाएगा 166,667 इतने आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम 22,500 और ये, तो ये आ गया 1,89,167, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन आ चुका है 189,167, ठीक है जी। अब हम ग्रेचुटी निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी। क्वेश्चन साइलेंट है कि सर ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है कि नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में। तो हम क्या मानेंगे कि ही इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ही इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें करूंगा पहले तो अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जेम्प्ट, तो यहां पे मेरा क्या जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुटी, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालना है। अमाउंट रिसीव्ड कितना गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका तो हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, ठीक है। इन एडिशन ही रिसीव्ड अ ग्रेचुटी ऑफ 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मिला है इसको भाई, 6 लाख। तो यहां पे हम लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख। और अब यहां पे मुझे एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करना होगा ना, टैक्सेबल ग्रेचुटी आ जाएगा। एग्जेम्प्ट कितना होता है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इज एग्जेम्प्ट। 3 पॉइंट होते हैं, हम जल्दी से याद करेंगे। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख, अभी तो लिखा था यहाँ पे। आखिरी कितना होता है 20 लाख, ये भी हमें पता है, ठीक है। आप लोगों को रिवाइज, आपको ये याद रखनी है लिमिट्स, ये लिमिट्स याद नहीं रहेंगी तो फिर आप एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। पहला अमाउंट रिसीव्ड और आखिरी 20 लाख। बीच वाले में क्या आता है, बीच वाले में पहले वर्डिंग्स में लिख देता हूं क्या आता है, एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 15/30 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शनल पार्ट टू बी इग्नोर्ड। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना क्वेश्चन में गया मैंने, आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्विस ऑफ 24 ईयर एंड 4 मंथ यानी 24 साल। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो चीज मुझे गिवन है यहां पे लिख देता हूं वो चीज 24 इंटू 24, ठीक है। अब मुझे मेन काम क्या है, एवरेज सैलरी पर मंथ निकालना है। इस क्वेश्चन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ,
ठीक है जी। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमें जिस दिन ये रिटायर हुआ है उससे पिछले 10 महीने की सैलरी ऐड करनी है, ठीक है, उससे पिछले 10 महीने की सैलरी ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं रिटायर किस दिन हुआ है। रिटायर हुआ ये 1 फरवरी 2020 को। इससे पिछले 10 महीने क्या होंगे, पिछले 10 महीने क्या होंगे। तो अगर मैं इसको अप्रैल लिखूं, 1 अप्रैल लिखूं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ जी 10 महीने बन रहे हैं। ये पूरे 10 महीने हैं, कैलकुलेट करके देख लेना आप। फरवरी को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 1 फरवरी को ही रिटायर हो गया है। हम जनवरी एंड तक काउंट करेंगे। और अगर आप देखोगे 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी 10 महीने होते हैं, ठीक है, 10 महीने होते हैं। तो इसमें बाई चांस की बात है कि ये 1 अप्रैल से ही 10 महीने हो गए। कई बार क्या होता है कि हमें पिछले साल में भी जाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी, लिखना मत, मैं आपको बस बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 अक्टूबर 19 को रिटायर हुआ होता, 1 अक्टूबर 19 को रिटायर हुआ होता, तो पिछले 10 महीने क्या होते हैं, पिछले 10 महीने क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अक्टूबर, 1 अक्टूबर 18 से फर्स्ट, नहीं, अक्टूबर तो 12 हो गए, 1 दिसंबर से होंगे, सॉरी, शायद 1 दिसंबर 20, एक बार को देख लेते हैं, नहीं, ये अब ठीक है, अब ये 10 महीने आ रहे हैं। देखो पूरा दिसंबर चला गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर एंड तक काउंट करेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया होता। तो मुझे इस ड्यूरेशन की सैलरी निकालनी पड़ती है, उसको ऐड करता और डिवाइडेड बाय 10 कर देता, तो मेरी एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो प्रीवियस ईयर होता है आपका, वो तो 1 अप्रैल को शुरू होता है, वो तो 1 अप्रैल को शुरू होता है। तो कई बार क्या होता है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके भी पीछे जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें 10 महीने ही चाहिए, हमें 10 महीने ही चाहिए, चाहे वो फिर वो प्रीवियस ईयर से भी पहले चला जाए, प्रीवियस ईयर से भी पहले चला जाए, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इस केस में बाई चांस की बात है, इस केस में बाई चांस की बात है कि 1 अप्रैल से ही आपका कैलकुलेशन सेट हो जाएगा, बन जाएगा। सर, हाँ जी, तो इसके अंदर इंक्रीमेंट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो पिछले साल जाएगा तो। हाँ हाँ हाँ, सब 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 इसमें भी होगा, वो अभी भी होगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखो ये 10 महीने, ये आपके 10 महीने, आपका इंक्रीमेंट हुआ था 1 जुलाई 19 को, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 जुलाई 19 को आपको 2500 रुपये पर मंथ का इंक्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी करनी है, तो इस ड्यूरेशन में सैलरी कितनी थी, 22,500, और उस ड्यूरेशन में कितनी थी, 25,000। ये तो आ गई बेसिक सैलरी की बात, ये आ गई बेसिक सैलरी की बात। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल वैसे हमने कैलकुलेट किया था, ये सेम चीज़ हो रही थी, 4, 5, 6, 3 महीने ये थे, 7 महीने ये थे, टोटल 10 महीने हो गए थे, ठीक है। और ये सेम कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया था, ये देखो जब ये आ रहा था 2,42,500, ये भी वही चीज़ थी, ठीक है, ये भी वही चीज़ थी। तो 2,42,500 लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ कर रहा हूँ। तो सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल। बेसिक सैलरी मैंने अभी अभी आपको दिखाया निकाल के कि वही सेम चीज़ आएगी, वही सेम चीज़ आएगी 2,42,500। तो मैं 2,42,500 लिख देता हूँ, 2,42,500, ठीक है ना। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो बेसिक सैलरी लेनी है, जिस महीने रिटायर हुआ है उससे प्रीसीडिंग 10 महीने पहले की लेनी है, और ये 10 महीने का जो ड्यूरेशन है ये एग्जैक्ट सेम ड्यूरेशन की हमने निकाली हुई है, ठीक है, 1 अप्रैल टू 1 फरवरी की। और ये कैलकुलेशन हमने बेसिक सैलरी की ही की थी, यहाँ पर देखा भी था आप लोगों ने, ठीक है ना। तो एक कोइंसिडेंस की बात है कि इस क्वेश्चन में एवरेज सैलरी का पीरियड और बेसिक सैलरी का पीरियड सेम है, ये कोइंसिडेंस है, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है, बहुत ही कम ऐसा होता है, तो ये कोइंसिडेंस मान के चलो। अच्छा, कितना परसेंट डीए है, कितना परसेंट डीए है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट,
40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हुआ है। तो देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपको सिंपली क्या करना है, 2,42,500 का 40% निकाल लेना है, और कमीशन ऑन सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको नील कर दो। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी ये रहा, इसका 40% यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक बार देख लेते हैं, 242,500 इंटू 0.4, 97,000 प्लस 242,500, 3,39,500, 3,39,500। ये सैलरी कितने महीने की है सर, ये सैलरी 10 मंथ की है, सैलरी फॉर 10 मंथ। ठीक है, तो एवरेज सैलरी कितनी हो गई, एवरेज सैलरी ये हो गई सर 3,39,500 डिवाइडेड बाय 10, 33,950 पर मंथ, 33,950 पर मंथ। लो जी, $33,950 यहाँ पे लिख दो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 33,950 इंटू 12 कर देता हूँ, 4,07,400। ठीक है, मैंने इंटू 12 क्यों किया, 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली इंटू 12 कर दिया फिर। ठीक है जी, तो 4,07,400 आ गया। इन तीनों में लोवेस्ट यही है, इन तीनों में लोवेस्ट यही है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 4,07,400। तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा, माइनस 6 लाख, 1,92,600, 1,92,600। तो इस चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर 1,92,600। ठीक है, तो ग्रेचुटी भी आ गई टैक्सेबल। आखिरी चीज़ बची है लीव सैलरी, और मेरा आंसर आ जाएगा फिर, लीव सैलरी और निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आइए जी, सबसे इंपॉर्टेंट काम, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। कैसे निकालेंगे, पहले तो अमाउंट रिसीव्ड यहां पे लिख देंगे, कितना मिला एक बार देख लेते हैं, एंड लीव इनकैशमेंट अमाउंटिंग टू 2,80,000 ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 240 डेज, 2,80,000 रुपये मिला है, तो अमाउंट रिसीव्ड तो आ गया 2,80,000। यहाँ पे लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा टैक्सेबल लीव सैलरी। अब मुझे पता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। 4 पॉइंट होते हैं इस केस में, 4 पॉइंट याद रखना, अरे डायरेक्टली 4 लिख दिया मैंने, 3 और 4, 3 और 4। पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 2,80,000, और आखिरी होते हैं 3 लाख रुपए, ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, दिखाऊं आपको, देखो अमाउंट रिसीव्ड पहला और आखिरी 3 लाख, बीच के 2 और हैं, एक होता है 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी कितना आ जाएगा, एवरेज सैलरी कितनी आई थी, अभी अभी हमने निकाली थी 33,950, ये आई थी, कंफर्म कर लें क्या, देखो यार ये थी 33,950 एवरेज सैलरी, ठीक है ना, इनटू 10, तो कितना आ गया 3,39,500। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, कि सर ये कैसे निकालें। अब आपको अपना 100% फोकस रखना है, क्योंकि अब तक जो हमने किया वो कहीं ना कहीं आपको आता था, अब तक जो हमने किया वो कहीं ना कहीं आप लोगों को आता था, हम कर चुके थे, बट दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, इसको ढंग से समझना, और यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए जी पढ़े क्वेश्चन एक बार दोबारा से, क्या लिखा है, 2,80,000 रुपीज इसको मिले हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 240 डेज, 240 दिन की छुट्टियों के इसको 2,80,000 रुपीज मिले हैं, और ही वॉज एंटाइटल्ड टू 40 डे लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस।
वो 40 दिन की छुट्टियों के लिए एलिजिबल था पर एनम, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं अब सर, देखो हम बनाएंगे यहाँ पर एक अच्छी सी टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनीज पॉलिसी, और यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से लीव अलाउड कितनी है सर, इजी सा, ये तो हर साल की 40 छुट्टियां और उसने 24 साल काम किया है, 24 साल काम किया है, तो 24 इंटू 4 96 960 डेज, ठीक है। लीव्स अलाउड कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से इतनी है, ठीक है ना। अनअवेल्ड लीव्स क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 240 डेज, क्वेश्चन में गिवन है, ये तो मैंने खुद से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है सर, ये देखो, एक मिनट, हाँ अनअवेल्ड लिखा है ना, फिर ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, देखो ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 240 डेज, इसको 280 मिले, 240 दिन की छुट्टियों के इसको पैसे मिले हैं, तो 240 दिन क्या हुआ, अनअवेल्ड लीव। मैंने आपको बताया था कि आपको कंफ्यूजन रहेगा कि अवेल्ड लीव क्या होता है और अनअवेल्ड लीव क्या होता है। अवेल्ड लीव वो छुट्टियां होती है जो आपने ले ली होती हैं, उसको आपको कोई पैसा नहीं मिलता। अनअवेल्ड लीव वो छुट्टियां होती हैं जो आपने अवेल नहीं की होती, यानी आप इन दिन भी ऑफिस गए हो और इसी चीज का आपको पैसा मिलता है। तो अगर आपको 240 दिन की छुट्टियों का पैसा मिल रहा है 2,80,000, तो 240 दिन क्या है, ये है अनअवेल्ड लीव, ना कि अवेल्ड। क्या है ये, अनअवेल्ड लीव। तो अनअवेल्ड लीव ही हो गई, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि सर अवेल्ड लीव जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कितनी आ जाएगी 720 डेज। 720 डेज ये हमारी बैलेंसिंग फिगर, ये हमें निकालना होता है, ये फिगर इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, ठीक है ना, हमें निकालनी होती है। क्यों निकालनी होती है सर, क्योंकि हमें अब इनकम टैक्स पॉलिसी में इस फिगर को पुट करना है, इस फिगर को पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखो लीव अलाउड, इनकम टैक्स क्या बोलता है कि हम मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टियां देंगे पर एनम, और आपने 24 साल काम किया है, तो आपके पास 720 डेज की लीव अलाउड थी। आपने कितनी लीव अवेल करी हैं, अवेल्ड लीव, अब कितने दिन आपने छुट्टियां ली हैं, हमने अभी अभी निकाला था सर 720 डेज। तो इनकम टैक्स के हिसाब से क्या आपके पास कुछ अनअवेल्ड लीव बची हैं, कुछ अनअवेल्ड लीव बची हैं, आंसर इज नो, कुछ नहीं बची। इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 720 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए थी 24 सालों में, और आपने 720 दिन की छुट्टियां अवेल भी कर ली हैं, और अभी अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी यहाँ पर। तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपके पास जो अनअवेल्ड लीव्स हैं वो 0 है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट का क्या जाएगा, अनअवेल्ड लीव इन नंबर ऑफ मंथ 0 डेज आया वैसे तो, लेकिन मंथ भी 0 हो गए फिर तो, अगर डेज 0 है तो मंथ भी 0 हो गया, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, यही होता है। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आता है। हमें पता है कि इन तीनों में जो भी लीव, इन चारों में जो भी लीव्ड होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो कितना एग्जेम्प्ट हुआ 0, तो कितना टैक्सेबल हुआ, जितना मिला सारा टैक्सेबल, जितना मिला सारा टैक्सेबल। और इस फिगर को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,80,000, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से देखते हैं हम, 242,500 प्लस 242,500 प्लस 189,167 प्लस 192,600 प्लस 2,80,000, 11,46,767। ठीक है जी, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन खत्म हमारा, ठीक है जी। तो ये था वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी, ठीक है जी। अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कैसे निकालते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, कितना मिला 2,80,000, 10 मंथ एवरेज सैलरी यानी कि एवरेज सैलरी इंटू 10 ये आ गया, अनअवेल्ड लीव इन नंबर ऑफ मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ,
और 3 लाख। ये ज़ीरो कैसे आया? कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हमें लीव अलाउड थी 40 डेज एवरी ईयर, तो मेरे पास 960 दिन की छुट्टियाँ थी मुझे, जो मिली थी 24 सालों में। बट मैंने 720 डेज की अवेल कर ली होंगी, तभी मुझे 240 दिन की छुट्टियों का पैसा कंपनी ने दिया है। और कितना दिया है? 2,80,000 रुपीज़, ये गिवन है। कंपनी ने मुझे पैसा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मेरे पास कुछ छुट्टियां अनअवेल्ड थी। कितनी थी? 240 डेज। यानी मैंने कितनी छुट्टियां अवेल कर ली, कितनी छुट्टियां मैंने एग्जॉस्ट कर दी, ले ली? 720 डेज की। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये मुझे निकालना होता है। अब इनकम टैक्स की पॉलिसी के हिसाब से कितनी अलाउड होती हैं? 30 डेज फॉर एवरी ईयर, 720 डेज। मैंने कितनी छुट्टियां ले ली? 720 डेज, अभी अभी निकाला था। अच्छा, मैंने कितनी छुट्टियां ले ली, चाहे कंपनी की पॉलिसी हो चाहे इनकम टैक्स की पॉलिसी हो, जो छुट्टियां मैंने ले ली हैं वो तो सेम ही रहेंगी, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। चेंज कहाँ हो सकता है कि अलाउड कितनी है, अलाउड कितनी है वहीं पे तो चेंज हो सकता है, लेकिन कितनी ले ली इस पर तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? अगर 720 दिन की छुट्टियां ली हैं मैंने, तो चाहे कंपनी की पॉलिसी हो चाहे इनकम टैक्स की पॉलिसी हो, वो तो 720 दिन ही रहेगा। अनअवेल्ड लीव अब कितनी आ गई? नील आ गई। 720 दिन की छुट्टियां अलाउड थी, मैंने 720 दिन की छुट्टियां ले ली, तो मेरे पास अनअवेल्ड लीव नील है। इसलिए क्योंकि मेरे पास अनअवेल्ड लीव नील है, कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या हुआ है? इसलिए ये हुआ है कि सर जितना अमाउंट कंपनी से मिला है सारा का सारा टैक्सेबल हो गया है, हमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिली है। ये इसका मतलब होता है। मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे समझ आया हाँ या ना? मुझे हर एक से जवाब चाहिए भाई, हर एक से जवाब चाहिए। 40% क्यों किया अभिजीत? 40% क्यों किया? ये एक क्वेश्चन में गिवन है ना, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है कि डीए कितना है? 100% ऑफ बेसिक सैलरी, बट हमें फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि जब भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें 40% ही लेना है 100% का। ठीक है, 40% ही लेना है 100% का, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको ऐसे कर दिया। 40% कहाँ गया भाई? वो यहाँ पर ही होगा ना, ये रहा 40%। ठीक है, देखो अभिजीत, अगर आपको 40% में दिक्कत आ रही है तो आप पता क्या कर सकते हो? आप क्या करो, 22,500 का 40% लो और यहाँ पे लिख दो, 25,000 का 40% लो और यहाँ पे लिख दो, फिर इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस अमाउंट को 7 से मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपका आंसर सेम यही आएगा जो यहाँ से आ रहा है, सेम आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर बेसिक सैलरी का 40% टैक्सेबल है, तो इफ ड्यूरेशन में जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो कितना होगा? 22,500 का 40% इंटू 3, और इफ ड्यूरेशन का कितना होगा? सर 25,000 का 40% इंटू 7। सर इन दोनों को ऐड करके मेरा ये आ जाएगा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मैं बोलता हूँ कि इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डायरेक्टली अगर बेसिक सैलरी जो आपकी आई है इसी का 40% भी कर दोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था शॉर्ट ट्रिक है। आपकी लॉन्ग ट्रिक मुझे पता है, ये लोग यही करते हैं, 22,500 का 40% लेते, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 25,000 का 40% लेते, उसको 7 से मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को ऐड कर देते और फिर यहाँ पे लिखते। उसमें टाइम कंज्यूम होता है आप लोगों का, इसलिए मैंने आपको ईजी तरीका बता दिया। तो ऋतिक ने बोला नहीं, अभिजीत, अच्छा रुतवी ने बोला क्लियर सर, भवेश ने बोला क्लियर, आरती ने बोला क्लियर, आकाश ने बोला क्लियर, अभिजीत ने बोला ओके सर आ गया समझ, आरंक ने बोला यस सर। बाकी बच्चे कब बोलेंगे? मुझे सबसे आंसर चाहिए था भाई, सबसे आंसर जब तक नहीं आता मैं बैठा रहूँगा। किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो पूछ लो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, देखो अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना भले ही, अगर अभी नहीं पूछा जा रहा आप लोगों से, हो सकता है कि नहीं पूछने का मन कर रहा हो अभी, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना?
चलिए जी, कोई दिक्कत गिले शिकवे तो बता दो।